हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम जिस समय में हैं उसमें सब कुछ गड़बड़ा सा गया है। इस गड़बड़ाए हुए दौर में कुर्सी पर बैठे हुए लोग हड़बड़ाए हुए हैं और उनकी बातें सुनकर आप लोग घबराए हुए हैं। हर दूसरा आदमी भारत की नई परिभाषा गढ़ रहा है और हर तीसरे आदमी को उस नई परिभाषा से धक्का देकर निकाल रहा है। एक दौड़ा रहा है, बाकी दौड़ने में लग गए हैं। अभी तो देशद्रोही के लेबल से लोग निपट नहीं पाए हैं कि महापापी आ गया। गुजरात में 39,334 लोगों ने शराब पीने के लिए लाइसेंस लिए हैं। दिव्य भास्कर नाम के गुजराती अखबार में यह रिपोर्ट छपी है। क्या महापाप के लिए लाइसेंस दिए गए? पोरबंदर जिले में 1989 लोग लाइसेंस लेकर शराब पी रहे होंगे। कई सरकारें शराब बेचती भी हैं, टैक्स भी कमाती हैं। लॉकडाउन के दौर में याद कीजिए, सबसे पहले शराब की दुकानें खुली थीं। महापाप के लिए नहीं, बल्कि जनता के विकास के लिए, टैक्स के लिए। जी देख लो, चप्पल की सेल आ गई अब आपके शहर में। 50-50 रुपए में चप्पल मिलेगी। 100 रुपए वाली चप्पल 50 रुपए में। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए 50-50 रुपए में चप्पल मिलेगी। लेडीज चप्पल 50। शहर शहर में एक मेगाफोन लगा है, बस चप्पल बेचने वाले की चप्पल नहीं बिक रही। लेकिन इस मेगाफोन से प्रोपेगेंडा खूब बिक रहा है। खबरों में कोई सूचना नहीं है, नागरिक में कोई चेतना नहीं है। लोग देख रहे हैं मगर दिख नहीं रहा। यह नया दर्शक है, यही नया नागरिक है। मेगाफोन जो कहता है वही लोग करते हैं, सुनते हैं। न्यूज महंगा हो चुका, इसलिए प्रोपेगेंडा फ्री। जरूर दीजिए। सेल सेल सेल। मार्च बुधवार एवं दिनांक 31 मार्च गुरुवार को एक मेगाफोन यहां भी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शराब के ठेकेदार ने मोटरसाइकिल पर अपने बंदे को मेगाफोन लगाकर भेज दिया कि 30-31 मार्च को शराब के दामों में भारी छूट है। मोटरसाइकिल वाले पर मुकदमा दर्ज हो गया। मार्च बुधवार एवं दिनांक 31 मार्च गुरुवार को देशी व अंग्रेजी शराब के भाव में भारी कमी। देशी व अंग्रेजी शराब के भाव में भारी कमी केवल 2 दिनों के लिए। शराब पीने या नहीं पीने को अगर आप धार्मिक मान्यताओं से देखेंगे तो समस्या हो सकती है। काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाने की परंपरा रही है। उज्जैन में भी काल भैरव के मंदिर में लोग प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सी तांत्रिक परंपराएं अब प्रतिबंधित हैं, लेकिन शराब चढ़ाई जा रही है। दिल्ली में भी कुछ जगहों पर होता है। यह समझने की भूल मत कीजिएगा कि प्रसाद के रूप में चढ़ाने वाला शराब पीता ही होगा। शराब हानिकारक है तो इसके उत्पादन से लेकर बेचने तक पर रोक लग जानी चाहिए या फिर आधी अधूरी बहस स्थगित कर देनी चाहिए। यहाँ काल भैरव जी की 3 प्रकार से पूजा होती है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। और तामसिक पूजा के अंतर्गत ये मदिरापान का विधान है। भगवान को यहाँ भक्त लोग लेकर के मदिरापान यहाँ लाते हैं और उनको मंत्रों के माध्यम से ये मदिरा भगवान को प्लेट में डाल करके और उनके मुख पे लगा करके मंत्रों के माध्यम से, तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण होता है। उन मंत्रों के माध्यम से भगवान जागृत और साक्षात अवस्था में इस मदिरा का पान करते हैं और लोगों की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। यहाँ राहु की शांति के लिए और अन्य ग्रहों की शांति के लिए भगवान को मदिरा पान का भोग लगाया जाता है। यह कार्यक्रम शराब पर नहीं है, महापाप पर भी नहीं है, ना ही शराब के गुण दोष पर कोई प्रवचन देने वाला हूं। महान कवि, कवियों में कवि आनंद बख्शी रोटी फिल्म के गीत में पहले ही कह गए हैं, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पाप ही ना हो। पाप इतना भी डराने वाला नहीं होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर परिवारवाद का विरोध करना पाप है तो मैंने वह पाप किया है। अब आप क्या कर लेंगे? पाप से लड़ेंगे या प्रधानमंत्री से?
सीएजी की रिपोर्ट है, बिहार के कई अस्पतालों में बेड नहीं है, डॉक्टर नर्स नहीं है, दवा नहीं है, आईसीयू नहीं है। रिपोर्ट से पहले भी जनता यह बात जानती रही है, तो इस रिपोर्ट से आप क्या कर लेंगे? स्क्रीन पर तेजी से गुजर रही इन ट्रेनों को देखते हुए आप न्यूज की रफ्तार के बारे में सोचिए। किस तरह से रफ्तार के नाम पर न्यूज से न्यूज को खत्म कर दिया गया है। ट्रेन का नाम क्या है, लेट है या समय से है, कहां कहां अब नहीं रुकती, किराया कितना बढ़ा है, रफ्तार से इन सब का बोध नहीं होगा। तभी होगा जब आप सवाल करेंगे, लेकिन सवाल तब करेंगे जब आप ठहर कर सोचेंगे। धर्म से जुड़े मुद्दे तेज रफ्तार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं। कभी आप धर्म के नाम पर भारतीयता से धकेले जा रहे हैं, कभी शराब के नाम पर, तो कभी फिल्म ना देखने के नाम पर। भारतीयता साबित करने की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कब आप इस ट्रेन से उतार दिए जाएं पता नहीं। एक और सवाल, क्या आपको याद है कि जनवरी महीने में दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि रेलवे ने 6800 स्टॉपेज बंद कर दी। अगर ऐसा है तो क्या हम जानते हैं कि इससे आम गरीब लोगों पर क्या असर पड़ रहा होगा, या हम रफ्तार पर ही फिदा हैं? ये वीडियो ओडिशा के संबलपुर जिले के बामरा रेलवे स्टेशन का है। यहां समलेश्वरी एक्सप्रेस का स्टॉपेज बंद कर दिया गया, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोग यहां पर 10 और ट्रेनें रोके जाने की मांग कर रहे हैं। यह भारत अपने लिए एक ट्रेन खोज रहा है जिससे उसे उतार दिया गया है। तो भारत की खोज के नाम पर एक तरह का भारत खोजने वालों से सावधान रहा कीजिए, जहां पहली शर्त यही होती है कि कौन बाहर होगा और कौन किस शर्त पर भीतर रहेगा। जरा नजर उठाकर चारों तरफ देखिए। उसी भारत में सूचनाओं को खोजना हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। दर्शकों को उन्हीं सूचना समूहों के आसपास रखा जा रहा है, जिससे एक राजनीतिक मानस बनता है, एक प्रकार का राजनीतिक बहुमत बनता है। सूचना का अधिकार भी सूचना का इंतजार बन गया है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 31 जनवरी 2022 तक केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित मामलों की संख्या 31,000 से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील के निपटारे की कोई समय सीमा नहीं होती। अगर सूचनाएं बाहर आ भी गईं, तब भी गुप्त ही रहेंगी, क्योंकि छापेगा कौन? 20 अक्टूबर 2020 को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि असम के जोगी घोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है, जिससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सुनिए। मैं फिर से एक बार आसाम की जनता को रोजगार उपलब्ध करने वाला, आसाम की विकास को दिशा देने वाला और आसाम को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने वाला एक नई सोच, नई नीति, जलमार्ग के साथ वायु मार्ग, जल मार्ग, नेशनल हाईवे और रेल मार्ग सब एक जगह लाकर एक देश का पहला मल्टी मॉडल अब हमारा, जिसका आज NHIDCL का जिसका शुभारंभ हो रहा है, ये आसाम के विकास का ग्रोथ इंजन होगा और सोनवाल जी के नेतृत्व में इसको ठीक से पीछे लगकर काम करेंगे तो आसाम के 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्या इसलिए रोजगार की संख्या 20 लाख हो गई क्योंकि कुछ महीनों बाद असम में चुनाव होने वाले थे? इस 31 मार्च को लोकसभा में असम के सांसद अब्दुल खालिक ने एक सवाल किया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से अगले 5 साल में कितना रोजगार पैदा होगा। तब परिवहन मंत्री ने जवाब दिया कि जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR है, उसके अनुसार प्रोजेक्ट के पूरा होने पर जो कुल रोजगार पैदा होगा उसकी अनुमानित संख्या 11,521 ही होगी। कहां 20 लाख, कहां 11,521? फिर से 20 लाख वाला बयान सुन लीजिए ताकि उम्मीदों में झुरझुरी पैदा हो जाए। मैं फिर से एक बार आसाम की जनता को रोजगार उपलब्ध करने वाला, आसाम की विकास को दिशा देने वाला और आसाम को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने वाला एक नई सोच, नई नीति, जलमार्ग के साथ वायु मार्ग, जल मार्ग, नेशनल हाईवे और रेल मार्ग सब एक जगह लाकर एक देश का पहला मल्टी मॉडल अब हमारा, जिसका आज NHIDCL का जिसका शुभारंभ हो रहा है, ये आसाम के विकास का ग्रोथ इंजन होगा और सोनवाल जी के नेतृत्व में इसको ठीक से पीछे लगकर काम करेंगे
तो आसाम के 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्या यह इतना गया गुजरा सवाल है कि इससे लतीफा भी ना बन सके कि 20 लाख का बयान लोकसभा में कुछ हजार का कैसे हो गया? क्या मंत्री को खुद इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? सरकारी नौकरी के सवाल और आंदोलनों का ही नतीजा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अगले 100 दिनों में 10,000 सरकारी भर्तियां होंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि 25,000 भर्तियां होंगी। प्राइम टाइम से पहले आपने कब किसी न्यूज चैनल पर सरकारी भर्तियों का लगातार कवरेज देखा था, वो भी हफ्तों और महीनों? क्या इससे युवाओं को फायदा नहीं हुआ? आप YouTube पर जाकर सरकारी भर्ती से संबंधित कई दर्जन प्राइम टाइम देख सकते हैं, 50 से भी ज्यादा मिलेंगे। तब फिर युवा सवाल उठाने वालों का बचाव क्यों नहीं करने आते हैं? यह एक सरकारी कॉलोनी की दीवार है, दिल्ली के लोधी कॉलोनी की। यहाँ की दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को अक्सर देखता रहता हूँ। इन चित्रों की खास बात यह है कि बहुत कम में सवाल है। कलाकार का काम होता है आपके भीतर सवाल पैदा करना, बेचैनी और अलग से देखने का नजरिया पैदा करना। जैसे इसी लोधी कॉलोनी की इस दीवार पर शिकारी कुत्तों की एक ग्राफिटी क्या कुछ अलग नहीं कह रही? कुत्तों के मुंह इतने हमलावर क्यों दिखाए गए हैं? झुंड में कुत्तों या भेड़िए के हमले को आप कैसे देखना चाहेंगे? क्या इन्हें गले लगा सकते हैं? क्या इस तरह से पढ़ा जाए कि जो सवाल पूछ रहा है उसे काट खाने के लिए कुत्ते छोड़ दिए जा रहे हैं? लोधी कॉलोनी के इलाके में ही इंडिया हैबिटेट सेंटर से सटी इस दीवार पर कलाकार ने कितनी मोहक तस्वीरें बनाई हैं। इन्हें देखकर किसी को लग सकता है कि पूरा शहर नर्सरी की किताब में बदल गया है। देश के कई शहरों में दीवारों पर रंगीन तस्वीरें बनाई जा रही हैं ताकि लगे कि आप कार्टून की पट्टी पर चल रहे हैं। शहर पाठशाला की तरह लगने लगा है। क्या आप जानते हैं कि अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में एक कलाकार एबो मिली ने सरकारी इमारत की दीवार पर ऐसा ही एक भित्ति चित्र बना दिया कि प्लास्टिक नई घास है, लिख दिया, उस पर केस हो गया, गिरफ्तार हो गए। असम के कलाकार नीलिम महंता ने एक दीवार पर बनाया कि वह बांध का विरोध करता है, दोनों को जेल हो गई। तो जब तक आप दीवार पर कुछ भी पोत रहे हैं, मोर और स्कूटर बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही सवाल पैदा करते हैं, मुकदमा हो सकता है। क्या यह सच नहीं कि हमारी गायें प्लास्टिक की घास खाने के लिए मजबूर हैं? दीवार गंदी करने का आरोप क्या सभी पर समान रूप से लागू होता है या कुछ खास लोगों पर ही मुकदमे होते हैं? दिल्ली के लोधी कॉलोनी की ग्राफिटी इसलिए दिखाई ताकि बहुत से लोग इस भ्रम में रह सकें और इस भारत को भी खोज लें कि कलाकार को अभिव्यक्ति की आजादी तो है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना घर देखकर देश का हाल समझ लेते हैं कि देश भी वैसा ही है। उन्हें पॉजिटिव होना अच्छा लगता है। मुंबई में टाइलर स्ट्रीट आर्ट नाम से एक अनाम कलाकार की बनाई यह ग्राफिटी है। जिस दीवार पर दवाखाना लिखा है उसी के बगल में कलाकार ने अंग्रेजी में लिख दिया है, सरकार झूठ बोलती है, लोग मरे हैं। क्या यह हमारे समय का सच नहीं? क्या यह सच टीवी दिखाता है? आप टीवी सूचना के लिए देखते हैं या माया जाल में फंसे रहने के लिए? जैसा कि इस कलाकार ने बनाया है, सोफे पर बैठा परिवार टीवी पर क्या देख रहा है? भूल भुलैया या सूचनाएं? इसी तरह से पेट्रोल के दाम को लेकर एक पत्रकार ने सवाल कर दिया तो रामदेव ने ललकार दिया। ऐसा करने की शक्ति उन्हें योग से मिली है या सत्ता और धन से, वही बता सकते हैं। उनके बयान को लेकर वीडियो वायरल होने लगा। वायरल वीडियो के इस दौर में कोई बात तभी तक स्टैंड करती है, टिकती है, जब तक वो वीडियो वायरल है। सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ
बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने भाई विश्वास किया मैंने था। दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है काफी। इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही पूछ रहे हैं। पिछले साल इन्हीं महीनों में दाम बढ़ने लगे पेट्रोल डीजल के। तब तो युद्ध नहीं था, फिर 4 महीने तक दामों का बढ़ना कैसे बंद हो गया? बेशक अब युद्ध है और वो कारण भी हो सकता है, लेकिन जब युद्ध नहीं था तब क्यों दाम बढ़ रहे थे? रामदेव ने पत्रकार को भी ललकारा और उस समाज को भी कहा कि थोड़ी और मेहनत कीजिए, जैसे आप मेहनत तो कर नहीं रहे। रामदेव को पता है समाज ने ही सवाल पूछना छोड़ दिया है। क्या आप इस भारत को खोज रहे हैं, या ये भारत आपको दिखता है कि वह क्यों हर सवाल को लेकर उदासीन है, चुप है? दरअसल उस भारत के पास ट्रैफिक जाम का बहाना है। लाखों लोग हर दिन जाम में रहने के आदी हो चुके हैं। वे कई घंटे तक चुपचाप जाम में रह सकते हैं, तो दाम क्यों नहीं सह सकते? इनके पास एक ही सवाल है। विपक्ष आजकल कुछ नहीं करता। इनके फ्लैट का पैसा अगर कोई बिल्डर लेकर भाग जाए तब जरूर ये मीडिया खोजने आते हैं और मुझे तो अपराध बोध से लाद देते हैं कि मैंने ही कहा था कि पत्रकारिता जनोन्मुखी होनी चाहिए। मीडिया मीडिया चिल्लाने लगते हैं, उसके बाद चुपचाप जाम में खो जाते हैं। इनके पास यह सवाल भी नहीं है कि सवाल पूछने पर पत्रकारों को क्यों रगेदा जा रहा है, जेल क्यों भेजा जा रहा है। यूपी के बलिया में इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर अमर उजाला ने छाप दी। खबर लिखने वाले पत्रकार दिग्विजय सिंह और अजित कुमार ओझा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार मनोज गुप्ता भी गिरफ्तार हैं। क्या समाज यही चाहता है कि चोरी से परीक्षा हो और पत्रकार खबर भी ना लिखे? बलिया के पत्रकारों ने कोतवाली थाने पर धरना दिया। नकल माफिया की खबर भी नहीं लिख सकते तो अब किसकी खबर लिखेंगे? हालांकि पुलिस कहती है मामले की विवेचना की जा रही है। नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, बिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वो अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। देखिए, विवेचना हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभी इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि पत्रकारों का क्या रोल है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी जो भूमिका है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जो कि एक विद्यालय में सह अध्यापक था और कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी कर रहा था, उसके पास भी प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई क्योंकि प्रचलित है, कोई भी फैक्ट्स जो बताए जाएंगे वो हमारी विवेचना को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो समय आने पे आपको सभी फैक्ट्स बता दिए जाएंगे, सब चीजों से अवगत करा जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि पत्रकारों की कोई भूमिका निर्धारित की गई हो। पुलिस की जांच का इंतजार कीजिए। गिरफ्तार पत्रकार को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार की रामायणी राय पत्रकार बनना चाहती हैं। 10वीं की परीक्षा में राज्य भर में टॉप की हैं। रामायणी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यह हिस्सा रामायणी के लिए भी था ताकि उनका इरादा और मजबूत हो सके। यह कितना सुखद है कि कोई पत्रकार बनना चाहती है। आप भी ऐसे युवाओं का हौसला बढ़ाते रहिए। समंदर के सामने अकेला खड़ा व्यक्ति खुद को कभी असहाय नहीं पाता। यह समंदर की भी खूबी है, केवल व्यक्ति की नहीं। समंदर अपनी ताकत को सौंदर्य में बदल देता है, इसलिए उसे छूने आ जाता है कोई। क्या यह समंदर का कमाल नहीं कि वह तिनके की तरफ बहा ले जाने वाले इस व्यक्ति को भी
आश्वस्त कर रहा है, खड़े रहो। एक और नजरिया यह भी हो सकता है कि यह व्यक्ति पानी छूकर लहरों से लड़ने का भ्रम पाल रहा है। भारत में आज करोड़ों लोग किनारे खड़े होकर पानी छू रहे हैं, लहरों का शोर सब सुन रहे हैं, मगर अनजान बने हुए कि हल्ला किस बात का है। समंदर के किनारे खड़े इस व्यक्ति को देखकर याद आया कि पटना में गंगा के किनारे मैं भी खड़ा था। तब नालों के दुर्गंध से नदी का सौंदर्य कुछ धुंधला नजर आने लगा। हबीब हमारे सहयोगी जब दिन भर धूप में भटकते रहे तो उन्हें भी गंगा में निर्बाध बहते नालों का दर्शन प्राप्त हुआ। नमामि गंगे को लेकर पवित्रता की सौगंध खाने वाले ही बता सकते हैं कि गंगा में प्रवाहित नालों का पानी कितना साफ है। गंगा को लेकर आप सवाल पूछ सकते हैं। गंगा तो मां है, उनकी भी मां है जो सवाल नहीं पूछते हैं, और उनकी भी मां है जो सवाल नहीं पूछने देते हैं। जो पूछते हैं वो इन दिनों बिना मां बाप के लगने लगे हैं। कितना कुछ है पूछने के लिए। जब पुल बन ही गया है तब भी लोग अपनी मोटरसाइकिल और साइकिल नाव पर क्यों लाद रहे हैं? नाव से क्यों, पुल से क्यों नहीं नदी पार कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया। देश में ऐसे 111 राष्ट्रीय जलमार्ग चिन्हित किए गए हैं। क्या आपको मालूम है कि 21 दिसंबर 2021 को जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में बताया है कि 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग कानून के बनने के बाद जितने भी जलमार्ग घोषित हुए हैं उनमें से 60 से अधिक अनुपयोगी। राष्ट्रीय जलमार्ग होने की पहचान के बाद भी गंगा में राजमार्ग जैसा कोई इंतजाम नहीं दिखता। सब अपने अपने खतरे के साथ नदी और गरीबी पार कर रहे हैं। कोई साहब इस नाव पर बैठकर नमामि गंगे अभियान का निरीक्षण करने आ जाएं तो उन्हें लाइफ जैकेट पहना दिया जाएगा, लेकिन इन आम गरीबों की लाइफ साहबों के जैकेट और पॉकेट में खो गई। नाव के डूबने से मरने वालों की कोई गिनती नहीं। हमारा सवाल बस इतना है, पुल बन जाने के बाद उसी के नीचे नाव से नदी पार करने वाले ये लोग कौन हैं? इसे समझने के लिए आपको गंगा पर बने पुल को फिर से देखना होगा। पटना शहर दशकों से इंतजार करता रहा कि कब यह पुल बनेगा। पुल बना भी और इससे कार वाले शहरी को बहुत फायदा भी हो रहा है, लेकिन पुल तक पहुंचने का रास्ता इतना लंबा और घुमावदार है कि गरीब आदमी इसके फायदे से बाहर हो जाता है। जो किनारे रहने वाले हैं वही इस पुल से दूर हो गए। उनके लिए पैदल पुल पार करना असंभव हो जाता है। मुमकिन है गरीब को इस हालत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने भर से क्या यह सवाल गलत हो जाता है कि पुल के होने के बाद भी लोग नाव से नदी क्यों पार कर रहे हैं? जिस आर्किटेक्ट ने पुल बनाया उसने पुल के बारे में ही सोचा या इन लोगों के बारे में भी? इस तरह से एक्सप्रेसवे को क्यों बनाया जाता है कि दुपहिया चालकों को बाहर हो जाना पड़े, जबकि विकास का सपना तो सबको दिखाया जाता है। इस वीडियो में बाइक वाला ठेले वाले को धक्का देकर पार करा रहा है। वो जानता है कि ठेले वाला विस्थापित है। एक्सप्रेसवे बनते ही पैदल, साइकिल और बाइक वालों को रफ्तार की परिभाषा से उसी तरह बाहर कर दिया गया है जिस तरह से शराब पीने पर कोई भारतीयता से बाहर कर दिया जाने वाला है। क्या आप इस भारत को खोज रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने से गायब कर दिया गया है? गुरुग्राम से सटे मेवात में 30 मार्च को यहां के लोगों ने पदयात्रा की। इनकी मांग है कि नूह से नौगांव बॉर्डर के बीच की सड़क पतली है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उनके अनुसार आमने सामने की टक्कर में इस जगह पर 1800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए यहां पर 4 लेन बने ताकि दुर्घटनाएं कम हो। इनका कहना है कि अगर खूनी रोड पर काम नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे। क्या आम लोग अपने सवालों को लेकर पदयात्राएं नहीं कर रहे हैं? तो यह किस आधार पर मान लिया जा रहा है कि सवालों की मौत हो गई है और सरकार सवालों से ऊपर हो चुकी है? क्या ऐसा भी है कि पेट्रोल महंगा होने से कार वालों की आर्थिक शक्ति बढ़ जाती है? अगर नहीं तो कम से कम टोल टैक्स की वृद्धि रोकी जा सकती थी। क्या उसका भी संबंध युद्ध से था? हर साल 1 अप्रैल को टोल टैक्स की दरों में बदलाव होता है,
लाइव मिनट की खबर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में 1 अप्रैल से 10 से लेकर 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। क्या मिडिल क्लास ने महंगाई को बर्दाश्त करने का कोई नया मानसिक तंत्र विकसित कर लिया है? तब फिर विपक्षी पार्टियां किसके लिए महंगाई का विरोध कर रही हैं? महंगाई पर बीजेपी के मंत्रियों के पुराने बयान निकालकर विरोध करने के इस तरीके से क्या कुछ भी नहीं होता? विपक्ष के सांसद संसद के दोनों सदनों में महंगाई के सवाल उठा रहे हैं और सरकार से जनता के लिए राहत मांग रहे हैं। क्या जनता के लिए विपक्ष के सवाल इसलिए बेकार घोषित किए जा सकते हैं क्योंकि जनता ने विपक्ष को वोट नहीं दिया? तब फिर मिडिल क्लास ही रैली करे कि पेट्रोल के दाम 200 रुपए लीटर से अधिक हो, वह ज्यादा देने के लिए तैयार है। कमर्शियल गैस का दाम 250 रुपए आज बढ़ गया। दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2253 रुपया तक हो गया है। एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 17% की वृद्धि, पिछले 6 महीने में सीएनजी की कीमतों में 37% की वृद्धि हुई। तो क्या विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए? कर्मचारियों के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। एक तो 2021-22 के लिए ईपीएफओ की ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दशकों में यह सबसे कम ब्याज दर है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि अब प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से अधिक जमा करेंगे तो उस अधिक रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देने होंगे। आपकी सालाना आय जिस टैक्स स्लैब में आती है उसी अनुपात में आपके पीएफ फंड पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स का रेट लगेगा। यह नियम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारियों को 5 लाख तक की जमा राशि पर टैक्स नहीं देने होंगे, उसके बाद उन्हें भी टैक्स देने होंगे। तर्क दिया जा रहा है कि ज्यादा कमाने वालों ने टैक्स बचाने के लिए पैसा वहां पार्क कर दिया, जमा कर दिया। हम नहीं चाहते कि आप इस मामूली सवाल को लेकर ज्यादा परेशान हो कि कहीं प्रोविडेंट फंड पर टैक्स करने की शुरुआत तो नहीं हो रही है। जब आप 110 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं, 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं, तो थोड़ा टैक्स और भी दे सकते हैं। यू आर टू गुड। डू यू गेट माई पॉइंट? और इसमें 2 चैलेंज हैं। एक तो यही है कि जो इंटरेस्ट का रेट कम हो गया तो आपकी कमाई कम हो गई, लेकिन क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं था, ये मिलेगा जब आपकी रिटायरमेंट होती है। अब सवाल आएगा कि 2.5 लाख से ऊपर जो इंटरेस्ट पे आपका टैक्स आएगा वो आपको सालाना देना है या बाद में देना है जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे होंगे। अगर ये सालाना देना पड़ गया तो वो उसके पैसे आपके फंड फ्लो कहाँ से आएंगे? क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, वो आपको मिलती नहीं है। पीएफ का इंटरेस्ट ही सालाना मिलता नहीं है, वो जब रिटायरमेंट के टाइम सुपरनेशन होती है उस समय पैसा मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसका टैक्स कब होगा। अगर ये टैक्स सालाना कर दिया तो आपका हो सकता है कि इंटरेस्ट की इनकम जो आपको मिली नहीं उसके ऊपर भी आपको सालाना टैक्स देना पड़ जाए। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया कि इससे निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का टैक्स 25% से 15% कर दिया गया। वित्त मंत्री ने इस 25 मार्च को बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स से देश को फायदा हो रहा है। 7 लाख करोड़ से अधिक की टैक्स वसूली हुई है। लेकिन 22 मार्च को सरकार ने राज्यसभा में जो लिखित जवाब दिया है उसके अनुसार जीडीपी की तुलना में कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा घटा है। संसद में ही सरकार कहती है कि 2018-19 में कॉर्पोरेट टैक्स से वसूली का हिस्सा जीडीपी का 3.51% था, जो 2020-21 में घटकर 2.32% हो गया। क्या यह फायदा है? दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल से हासिल होने वाला उत्पाद शुल्क बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा में सरकार का ही जवाब है कि कॉर्पोरेट टैक्स घटा देने से सरकार को 1,45,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। क्या आपको इन बयानों में कोई अंतर दिखता है? अगर आप 110 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं तब बिल्कुल अंतर नहीं दिखेगा। अमेरिका में ट्रंप ने कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिए, उसके बाद से ही भारत में चर्चा चली तो सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई। अब अमेरिका में बाइडेन का प्रस्ताव है कि कॉर्पोरेट टैक्स को 21% से बढ़ाकर 28% तक कर दिया जाए। क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हैं?
इनमें मीत नगर के चंद्रकांत, कीर्ति नगर के प्रदीप तिवारी, राजू कुमार सिंह, करावल नगर के जितेंद्र बिष्ट, जहांगीरपुरी के नवीन कुमार, बबलू कुमार, सीतापुर के नीरज दीक्षित और आजादपुर के सन्नी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों को इस बात का भरोसा था कि उनका कुछ नहीं होगा? वे मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगे सुरक्षा उपकरणों को तोड़ सकते हैं, गेट की दीवार पर रंग फेंक सकते हैं, बजरंगबली के उपासक अरविंद केजरीवाल के घर पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या प्रभु राम को यह सब उचित लगेगा? संविधान की बात नहीं कर रहा हूं। फिजिक्स के क्लास में क्लासिक इंग्लिश के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। आप ऐसी तस्वीरों से सामान्य हो चुके हैं, रोज रोज देखते हुए खत्म हो चुके हैं। आपको लगने लगा होगा कि ये तो रोज ही होता है, इसमें नया क्या है? तो होते रहना चाहिए। इन खबरों को देखते हुए क्या आप इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि कानून व्यवस्था का राज है? कब तक आप इन्हें अपवाद मानकर आश्वस्त होते रहेंगे? एक दस्ता धर्म के नाम पर लोगों की दुकानें बंद करवा रहा है, वो अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में सक्रिय हो जा रहा है। क्या इसी के लिए आप चुपचाप 110 रुपया लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं? कर्नाटक में जो हो रहा है उसे आप ठीक से समझते हैं, लेकिन यकीन उसी पर करते हैं जो व्हाट्सएप के वीडियो मैसेज से कराया जा रहा है। वहां से कभी खबर आ जाती है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता किसी गरीब मुसलमान को मंदिर और मेले के बाहर सामान बेचने से रोक रहे हैं। हलाल और झटका मीट का विवाद खड़ा किया जा रहा है। गनीमत है कि बीजेपी के दो विधायकों ने इसे गलत बताया है, लेकिन गलत बताने के बाद भी यह सारा काम सही की तरह किया जा रहा है। बायोकॉन कंपनी की किरण मजूमदार शॉ ने ट्वीट कर दिया कि सांप्रदायिकता भारत के ग्लोबल लीडरशिप, वैश्विक नेतृत्व को नष्ट कर सकती है। बाद में सफाई जैसा भी बयान देना पड़ा कि उन्होंने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री विवादों का समाधान निकाल लेंगे। क्या अब भी आपको लगता है कि यह सब अपवाद है, चुनाव भर के लिए हो रहा है? ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक हिजाब का इशू था उसमें तो कोर्ट ने रूलिंग दे दिया है, और आई फील वी शुड फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। वॉट एवर द कोर्ट सेज वी हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड फॉलो इट। लेकिन उसके बाद जो भी हो रहा है वो इट्स नॉट हेल्थी फॉर आवर सोसाइटी। आई थिंक ऑल साइड्स शुड थिंक अबाउट इट कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा है, क्या ये अच्छा है। आई थिंक वी शुड मेंटेन पीस एंड हार्मनी। समय समय पर अपनी भारतीयता को समझना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से भारत की खोज ना करें कि इस खोज में वह भारत ही लापता हो जाए जिसे आप जानते हैं। ऐसा ना लगे कि भारत खोजने के नाम पर हर भारतीय दूसरे भारतीय की जांच कर रहा है कि वह भारतीय है या नहीं। आप बेशक जरूरी मुद्दों से लगाव मत रखिए, लेकिन शराब और धर्म के आधार पर जीने के अधिकारों पर हमला भी मत कीजिए। ब्रेक ले लीजिए और किसी यात्रा पर निकल जाइए। मानते ही नहीं है तो वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हमको मानते ही नहीं है तो वो हिंदुस्तानी है,
वो भारतीय तो है ही नहीं, वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। कोरोना से लड़ने वाले वो योद्धा जो मरीजों की सैंपलिंग, टेस्टिंग से इलाज में जुटे थे, उनके लिए अब सरकार के पास बजट नहीं है। कोविड में जब हम सब डरे हुए थे, तब स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा इन्हीं अस्थायी चिकित्सा कर्मियों ने संभाला। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बजट ना होने का हवाला देते हुए कोरोना काल में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों सहित सभी अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसा उस राज्य में जहां डॉक्टरों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। जब अपने वाले किसी को टोकना पसंद नहीं करते हैं, हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं, हम उस समय यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले जब सेवा का टाइम था तब हमसे सेवा ली गई और उसके बाद हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। जो हमारे पास रोजगार था उसे सरकार ने छीन लिया गया है। 8000 परिवार में यदि एक व्यक्ति के परिवार से 5 लोग भी जुड़े हैं तो ये शासन सुन ले इस चीज को कि बहुत बड़ा असर होगा इसका। सर पे कफन बांधकर, कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी हमारे MBBS भाई थे और जो लोग काफ़ी हद तक थक के चूर हो चुके थे कोविड के इस कठिन समय में, तो उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पर कार्य किया। 31 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में रखे गए अस्थायी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ घर पर बैठ गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आया ये आदेश साफ कहता है कि इनके मानेदय के लिए बजट नहीं है, ऐसे में इनकी सेवाएं समाप्त होती हैं। शरीर पर सफेद एप्रन और गले में स्टेथोस्कोप, साथ में ढेर सारी फिक्र। चंचल शर्मा कोरोना काल में अस्थायी चिकित्सक के तौर पर नियुक्त किए गए। 31 मार्च 2022 उनके काम करने का आखिरी दिन था। भारी मन से इस अस्पताल से घर की तरफ जा रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ था कोरोना काल में और सब लोग सेवाएं दे रहे थे, और आज की डेट में जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं उस तरीके से हम लोगों को अलग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं संविदा में हम लोगों को नियुक्त किया जाए और सरकारी विभागों में हम लोगों की नियुक्ति की जाए। ऐसे समय में जब लाशों को हाथ लगाने वाला भी कोई नहीं था, डॉक्टर सर्वेश नागर ने आयुष चिकित्सक के तौर पर अपनी सेवाएं आगर जिला अस्पताल को दी, लेकिन अब उनके पास काम नहीं है। ये टीस तो हमको पैदा कर रहा है कि हमने जिस परिस्थिति में काम किया है उसके बावजूद उन्होंने हमारे इस काम की कदर नहीं समझी और आज हमें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। परिवार जो है परेशानी में है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। पहली लहर से लगातार राधेश्याम मालवीय सैंपल ले रहे थे। अब अस्पताल में भीड़ नहीं है और उनके पास नौकरी नहीं है। 31 मार्च को भी सैंपल बूथ में बैठे रहे, अब नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे काल में काम किया है जब कोई व्यक्ति घर से निकलना पसंद नहीं करता था। ये सफ़ेद वर्दी जो पहनी हमने, कोट पहना है, ये एक सफ़ेद कफन का रूप था। 2 बजे तक सैंपल कलेक्शन करता था। 2 बजे के बाद यहाँ से सैंपल की गाड़ी में भोपाल जाता था। लोगों ने आशा छोड़ दी थी कि यार मेरा बेटा वहाँ कोविड में क्या मालूम क्या हो। फिर भी एक उम्मीद ये लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमें थोड़ा बेनिफिट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके इन्होंने टाल दिया। और आज अगर ये हम कोविड स्टाफ अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 8000 लोग हैं इसमें जुड़े हुए। सरकारी दलील भी सुन लीजिए। ये सुनिश्चित पहले से ही किया गया था कि जितने स्टाफ की हमें उस समय जरूरत थी उनको रखा गया था, उसका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। ये हालात उस राज्य में जहां 21 घंटे 52 मिनट में ही 2,79,00,000 रुपए का बजट मंजूर हो जाता है, वो भी तब जब 2022-23 में राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% है। बावजूद इसके सरकार ओंकारेश्वर में सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर 370 करोड़ रुपए खर्चने, महाकाल मंदिर के विस्तार में 700 करोड़ रुपए से अधिक लगाने, 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नया जहाज खरीदने, सीएम के काफिले में 5 नई फॉर्च्यूनर गाड़ियां और मंत्रियों के लिए नई इनोवा क्रिस्टा लाने की योजना बनाती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधीन डॉक्टरों के 8,717 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 4,042 पद खाली हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के तो 3,618 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,995 पद खाली हैं।
जहां 10,380 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट है, यानी हर शख्स की सेहत पर सालाना सरकारी खर्च लगभग 1,428 रुपए मात्र है। 17,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कहना है कि इन चिकित्सा कर्मियों को 89 दिनों की सेवा शर्त पर रखा गया था। अब जब बजट नहीं तो सेवा खत्म, तर्क वाजिब है। लेकिन हमारे हुक्मरान जब खुद पर खर्च करने की बात आती है और जिस जनता के पैसे से सरकारी तिजोरी भरती है उसे खर्च करने में गुरेज नहीं करते और जनता के नाम पर ठन ठन गोपाल बन जाते हैं, तब सवाल उठते हैं और ये सवाल गैर वाजिब नहीं। अगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।